नमस्कार। आज हम एक कहानी के बिल्कुल अंदर उतर रहे हैं। ये कहानी है केरल के तट पर बसे एक समुदाय की और उसके क्या कहें उसके मालिक की। हाँ। हमें जो स्रोत मिले हैं वो सत्ता, वफादारी, फिर विश्वासघात और जमीन से जुड़े एक बहुत गहरे एक मानवीय संघर्ष की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं फिल्म मालिक के इर्द गिर्द बुनी गई इस कथा की, जैसा स्रोतों में हमें पता चलता है। हाँ, और ये कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं है, ये उस जगह की भी है जहाँ ये सब हो रहा है। मतलब केरल का वो तटीय गांव जैसा बताया गया है स्रोतों में, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा। वो कहानी का एक जीता जागता हिस्सा है। वहाँ की जो रस्में, समंदर से लोगों का जो कनेक्शन है, उनकी वो आत्मनिर्भरता, ये सब कहानी में बुना हुआ है। वो जमीन उनके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो पहचान है। और इसी पहचान के कह सकते हैं केंद्र में उभरते हैं सुलेमान, जिन्हें सब प्यार से आबा कहते हैं। आबा। सोतो में उनका सफर बड़ा दिलचस्प लगता है, एक आम इंसान से उठकर अपने समुदाय के निर्विवाद मालिक बनने तक का। जी। ये मालिक शब्द में ही कितना वजन है ना। हाँ बिल्कुल। और स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि ये मालिक वाली हैसियत किसी डर या जोर जबरदस्ती से नहीं आई। ये बनी है उनकी अटूट लगन से, उनकी जो स्ट्रेटेजिक सोच है उससे, और सबसे जरूरी अपने लोगों की जरूरतों को, उनकी भावनाओं को वो कितनी गहराई से समझते हैं। मतलब सिर्फ नेता नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें एक रक्षक की तरह दिखाया गया है, एक प्रदाता, यहां तक कि समुदाय की आत्मा, उसकी अंतरात्मा के तौर पर। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस पूरे सफर में वो अकेले भी नहीं है। जी। दो और नाम सामने आते हैं जिनका जिक्र जरूरी है। उनकी पत्नी रोजलिन, जिन्हें अपार शक्ति और एक शांत किस्म के लचीलेपन का स्तंभ बताया गया है, और उनके वफादार साथी डेविड, जो हर मुश्किल में साथ दिखते हैं। हाँ, ये रिश्ते बहुत अहम हैं। ये सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं है। आबा को समझने के लिए, उनके फैसलों को समझने के लिए इन रिश्तों को देखना जरूरी है। ये दिखाते हैं कि लीडरशिप कितनी पर्सनल चीज भी होती है। सही कहा। रोजलिन का किरदार तो खास तौर पर, मतलब स्रोतों के वर्णन से लगता है कि वो सिर्फ पत्नी नहीं, वो उनकी ताकत का एक साइलेंट सोर्स है। बिल्कुल। उनका वो शांत लचीलापन शायद आबा को वो हिम्मत देता हो जो बाहर से नहीं दिखती। और डेविड की वफादारी, वो उस विश्वास की कहानी है जिस पर समुदाय टिकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा हम शायद आगे देखेंगे, यही विश्वास सबसे नाजुक भी साबित हो सकता है। और फिर कहानी उस पॉइंट पर आती है जहां टकराव शुरू होता है ना। इस आत्मनिर्भर समुदाय की शांति, जैसा स्रोत बताते हैं, बाहरी ताकतों के आने से भंग होती है। हाँ। ये ताकतें कौन हैं? लालची राजनेता, जमीन के भूखे भूमाफिया, भ्रष्ट अधिकारी। पहचाने हुए चेहरे। मतलब ये कोई अनजान दुश्मन नहीं है। इनकी नजरें उस कीमती तटीय जमीन पर है। और इरादा भी साफ है। एकदम साफ। ग्रामीणों को उनकी जड़ों से उखाड़ना, उनकी पुश्तैनी जमीनें हड़पना और उस इलाके के जो संसाधन है उनका गलत इस्तेमाल करना। तो यहाँ दांव पर सिर्फ जमीन नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोतों से यही लगता है। दांव पर है पूरी जीवन शैली, सदियों पुरानी पहचान, लोगों का वजूद, उनकी इज्जत, उनकी मानवीय गरिमा। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रह जाती, ये अस्तित्व की लड़ाई बन जाती है। तो आज हम इसी कहानी की जो जटिलताएं हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। आबा का ये उदय कैसे हुआ, समुदाय के सामने असल खतरे क्या थे, विश्वासघात के वो कौन से पल थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, और शायद सबसे बड़ा सवाल, नेतृत्व की असली कीमत क्या होती है, खासकर जब हालात इतने मुश्किल हों। हाँ, चलिए इन्हीं पहलुओं को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। शुरुआत आबा के किरदार से ही करते हैं, उनके उदय से। स्रोतों में जो बात निकल कर आती है वो ये कि उनका नेता बनना कोई रातों रात नहीं हुआ। नहीं, ये एक धीमी प्रक्रिया थी, धीरे धीरे हुआ। शायद समुदाय की जरूरत से ही वो उभरे। उनकी जो लीडरशिप स्टाइल है वो पारंपरिक सत्ता के दिखावे से बिल्कुल अलग बताई गई है। हाँ, ये बात नोट करने वाली है। जैसा विवरण है, उनकी ताकत जोर जबरदस्ती में नहीं है। उनकी ताकत है उनकी लगन में, उनकी रणनीति में और लोगों की नब्ज पहचानने की उनकी काबिलियत में। वो सिर्फ हुक्म चलाने वाले मालिक नहीं हैं, वो ढाल हैं जो रक्षा करते हैं, वो हाथ हैं जो सहारा देते हैं, और वो आवाज हैं जो समुदाय की नैतिक दिशा तय करती है। उनकी भूमिका सच में कई परतों वाली लगती है। और इसमें, जैसा आपने पहले कहा, उनके रिश्तों का बहुत बड़ा हाथ है। रोजलिन वो सिर्फ पत्नी नहीं, वो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। उनका वो शांत स्वभाव शायद आबा के थोड़े उग्र फैसलों को बैलेंस करता होगा। और डेविड की वो अटूट वफादारी, वो उस भरोसे को दिखाती है जिस पर आबा टिके हुए थे। ये जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं ना,
ये उनकी पब्लिक इमेज और उनके फैसलों पर गहरा असर डालते होंगे, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। अब आते हैं संघर्ष के मूल पर। स्रोत साफ बताते हैं कि दुश्मन कौन है। राजनेता, भूमाफिया, अधिकारी। ये सिर्फ विलेन नहीं है कहानी के। नहीं, ये एक बड़ी समस्या का चेहरा है। ये वो ताकतें हैं जो अक्सर हाशिए पर पड़े समुदायों के संसाधनों पर नजर रखती हैं। बिल्कुल। और उनका मकसद सिर्फ जमीन हड़पना नहीं है। स्रोतों से ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य उस समुदाय की आत्मनिर्भरता को ही खत्म करना है, उन्हें उनकी जड़ों से बेदखल करना है। हाँ, जैसा हमने पहले कहा, यहाँ लड़ाई सिर्फ जमीन जायदाद की नहीं है। ये पहचान की लड़ाई है, संस्कृति की है, अपने वजूद को बचाए रखने की लड़ाई है। जब किसी समुदाय की जमीन छिनती है ना, तो सिर्फ उनका घर नहीं छिनता, उनका इतिहास, उनका भविष्य सब दांव पर लग जाता है। और इस पूरी लड़ाई में आबा की भूमिका, स्रोत उन्हें एक अडिग ढाल कहते हैं। अडिग ढाल, बिल्कुल। वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो पूरे समुदाय के लिए, उनकी जमीन, उनकी जीवन शैली को बचाने के लिए इन ताकतवर बाहरी शक्तियों के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। ये बात उन्हें एक आम नेता से कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। हाँ, और कहानी का जो स्ट्रक्चर बताया गया है वो भी इस संघर्ष की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। ये कोई सीधी कहानी नहीं है। स्रोतों के मुताबिक इसमें कई परतें हैं। खुशी के पल हैं, दुख के पल हैं, संघर्ष है, शांति है, और फ्लैशबैक का इस्तेमाल वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? वो आबा के चरित्र को गहराई देते हैं, दिखाते हैं कि वो आज जो हैं वो कैसे बने, उनके शुरुआती संघर्ष क्या थे, कौन से तजुर्बे थे जिन्होंने उन्हें ऐसा बनाया। इससे हम सिर्फ उनके आज को नहीं, उनके पूरे सफर को समझ पाते हैं। एक खास सीन का जिक्र भी है स्रोतों में, एक कम्युनिटी फेस्टिवल का सीन। हाँ, वो त्योहार वाला। वो सिर्फ एक जश्न नहीं है, वो उस एकता का, उस जीवंत संस्कृति का प्रतीक है जिसे आबा और उनके लोगों ने मिलकर बनाया है। वो शायद उस आइडियल को दिखाता है जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। और फिर कितनी तेजी से चीजें बदलती हैं। उसी सीन के ठीक बाद एक क्रूर पुलिस कार्रवाई का जिक्र है। ये कंट्रास्ट बहुत पावरफुल है। एक तरफ समुदाय का अपनापन, दूसरी तरफ भारी ताकतों का जुल्म। बिल्कुल। ये घटना सिर्फ टेंशन ही नहीं बढ़ाती, बल्कि स्रोतों के मुताबिक ये असंतोष के बीज भी बोती है। ये शायद वो पहला बड़ा झटका है जो समुदाय की नींव को हिलाता है और आने वाले तूफान का संकेत देता है। और फिर आता है कहानी का एक बहुत बहुत अहम मोड़, विश्वासघात। धोखा। स्रोतों के अनुसार आबा का कोई भरोसेमंद साथी ही उन्हें धोखा देता है। वजह शायद अपना फायदा या डर। ये मोड़ कहानी को एक नई दुखद दिशा देता है। और ये सिर्फ एक पर्सनल धोखा नहीं है, इसका असर पूरे समुदाय पर पड़ता है। ये अंदरूनी फूट डालता है, भरोसे को तोड़ता है। स्रोत बताते हैं कि इसके नतीजे बहुत विनाशकारी होते। ये दिखाता है कि बाहरी दुश्मन जितने खतरनाक हैं, अंदर की फूट उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सवाल ये उठता है कि क्या समुदाय का ताना बाना बाहरी दबाव के साथ साथ अंदरूनी लालच का बोझ भी उठा सकता है। एक्शन का भी जिक्र है। एक राजनीतिक हमले से बचने का सीन बताया गया है जो काफी तेज है। हाँ, एक्शन सीक्वेंस। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि आबा अपनी उम्र के बावजूद इस सीन में अपना पक्का इरादा और अपनी रणनीतिक समझ दिखाते हैं। लड़ाई को रियलिस्टिक बताया गया है, मतलब सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि चरित्र की अभिव्यक्ति। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आबा की ताकत सिर्फ उनके रुतबे में नहीं, उनके तजुर्बे और उनकी अक्ल में भी है। वो सिर्फ ऑर्डर देने वाले लीडर नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत जानने वाले, लड़ने वाले योद्धा भी हैं। और रिश्तों पर फोकस बना रहता है, खासकर आबा और रोजलिन का रिश्ता। हाँ, वो बहुत खास है। स्रोत उनके बीच की वो खामोश समझ, वो साझा बोझ, बिना कहे बहुत कुछ कह जाने वाली नजरें, इन सब का जिक्र करते हैं। ये उनके रिश्ते की गहराई और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। और यहीं से कहानी के जो बड़े विषय हैं वो उभर कर सामने आते हैं। पहला, नेतृत्व की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। हाँ, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि फिल्म ये सवाल उठाती है कि एक नेता को अपने लोगों को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कौन से मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, कौन से बलिदान देने पड़ते हैं। क्या सुरक्षा और नियंत्रण के बीच की जो पतली सी लाइन है वो कभी कभी धुंधली हो जाती है। ये बहुत बहुत अहम सवाल है। स्रोत बताते हैं कि आबा को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो शायद नैतिक रूप से सही न लगें, लेकिन उस वक्त जरूरी लगते हों। ये लीडरशिप की ट्रेजेडी को दिखाता है, जहां सही और गलत के बीच चुनना आसान नहीं होता। ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ने की कहानी नहीं रह जाती फिर। बिल्कुल, ये अपने जमीर से लड़ने की कहानी भी बन जाती है। और दूसरा बड़ा विषय, राजनीतिक साजिशें और सिस्टम में फैला हुआ भ्रष्टाचार। हाँ, स्रोत ये साफ करते हैं कि आबा की लड़ाई सिर्फ कुछ बुरे लोगों से नहीं है,
ये एक पूरी सड़ी हुई व्यवस्था से है और ये लड़ाई को और मुश्किल बना देता है क्योंकि दुश्मन हर जगह है, सिस्टम के हर हिस्से में। ये कहानी को एक ज्यादा बड़े कैनवस पर ले जाता है फिर। बिल्कुल, ये सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं रह जाती, ये उस अन्याय और शोषण के खिलाफ एक प्रतीक बन जाती है जिसका सामना शायद न जाने कितने समुदाय करते हैं। ये दिखाता है कि जब सिस्टम ही भ्रष्ट हो तो इंसाफ पाना कितना मुश्किल होता है और उसके लिए लड़ने वालों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं, चरमोत्कर्ष पर। स्रोत इसे सिर्फ एक आखिरी लड़ाई नहीं कहते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक विस्फोटक और मल्टी लेयर टकराव बताया गया है। ऐसा लगता है कि ये समुदाय को बीच से चीर देता है। कैसे? मतलब ये कोई एक घटना नहीं है, ये जुड़ी हुई घटनाओं की एक पूरी चेन है। जैसा वर्णन मिलता है, इसमें एक हताश भूमि विरोध है जो दंगे में बदल जाता है। फिर एक तनाव भरा कोर्टरूम ड्रामा सामने आता है जहां आबा का अतीत, उनके तरीके सब सवालों के घेरे में आ जाते हैं। और आखिर में एक बहुत ही पर्सनल टकराव होता है जो रिश्तों के सारे नकाब उतार देता है। ये सब मिलकर क्लाइमैक्स को बहुत इंटेंस बनाते हैं, इमोशनली भी और ड्रामेटिकली भी। और इस निर्णायक मोड़ पर आबा की क्या हालत होती है? स्रोत बताते हैं कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उन्हें धोखा मिला है। हाँ, वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक पीड़ादायक फैसला लेना है। और ये फैसला सिर्फ उनके लोगों का भविष्य तय नहीं करेगा, ये उनकी अपनी विरासत को भी तय करेगा। तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता होगा। बिल्कुल। एक तरफ पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आगे बढ़ रही है, जो शायद उसी भ्रष्ट सिस्टम का प्रतीक है। दूसरी तरफ आबा एक आखिरी हताश प्रतिरोध की कोशिश कर रहे हैं। और इसी उथल-पुथल के बीच स्रोत बताते हैं, विश्वासघात के पीछे की असली सच्चाई सामने आती है। किरदारों को अपने किए गए चुनावों और उनके भयानक नतीजों का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिसका जिक्र स्रोतों में भी है कि असली विलन कौन है? क्या वो कोई एक आदमी है? या फिर जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, असली विलन वो सिस्टम की सड़न है, वो व्यवस्था है जो लालच और सत्ता के खेल में इंसानी जिंदगियों को पीस देती है। ये एक गहरा सवाल है। हाँ, और शायद कहानी यही दिखाना चाहती है कि व्यक्तियों से लड़ना फिर भी आसान है, लेकिन पूरी व्यवस्था से टकराना कहीं ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। और आबा का अंतिम कदम, स्रोत कहते हैं कि वो हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देते, बल्कि वो अवज्ञा का, डिसोबीडियंस का एक शक्तिशाली कदम उठाते हैं, अपनी पहचान और अपने लोगों की गरिमा को फिर से स्थापित करते हैं। उनका ये कदम एक ऐसा बयान बन जाता है जिसकी गूंज उस गांव के तटों से कहीं आगे तक जाती है। एक क्लाइमैक्स को सिर्फ एक्शन से भरा नहीं बनाता, बल्कि भावनात्मक और वैचारिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली बनाता है। बिल्कुल, ये सत्ता की प्रकृति पर, प्रतिरोध के तरीकों पर और अन्याय के सामने खड़े होने के मतलब पर गहरे सवाल खड़े करता है। अब आते हैं कहानी के अंत और उसके निष्कर्ष पर। स्रोत बताते हैं कि अंत शक्तिशाली है, झकझोर देने वाला है, कोई आसान सा समाधान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तात्कालिक खतरा शायद टल जाता है, लेकिन जो संघर्ष हुआ है उसके निशान बहुत गहरे हैं। समुदाय शायद बच जाता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहता। और आबा का क्या होता है? स्रोतों के मुताबिक वो भावना में अपने मकसद में विजयी होते हैं, लेकिन इस सफर की उन्हें बहुत भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ती है। तो अंत किसी जीत के जश्न जैसा नहीं है? नहीं, ये सत्ता की जो साइक्लिक नेचर है, नेतृत्व की जो कभी ना खत्म होने वाली जटिलताएं हैं और न्याय के लिए जो लगातार संघर्ष चलता रहता है, उस पर एक गहरा चिंतन है एक तरह से। हाँ, ये जीत के साथ आई हार की कहानी भी लगती है। और इसका भावनात्मक असर क्या होता है? स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मालिक होना सिर्फ कंट्रोल रखना या ताकत दिखाना नहीं है। ये जिम्मेदारी का बोझ उठाना है, अपने लोगों के लिए बलिदान देना है और कभी-कभी ऐसे फैसले लेना है जो आपको हमेशा के लिए बदल दे। तो हमने देखा कि कैसे मालिक की कहानी, जैसा कि हमारे स्रोतों में वर्णित है, आबा के इस असाधारण सफर को, समुदाय के अस्तित्व की लड़ाई को और सत्ता, वफादारी, विश्वासघात, बलिदान जैसे जटिल विषयों को परत दर परत खोलती है। हाँ, ये सिर्फ एक तटीय गांव की कहानी नहीं है, ये मानवीय जज्बे, संघर्ष और पहचान से जुड़े कुछ यूनिवर्सल सवालों को छूती है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें नेतृत्व के असली मतलब पर सोचने को मजबूर करती है, खासकर तब जब लड़ाई सिर्फ कुछ लोगों से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था से हो। सही। स्रोतों के विश्लेषण से ये साफ है कि फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि मालिक होना सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये एक भारी जिम्मेदारी है जिसमें नैतिक दुविधाएं हैं, व्यक्तिगत त्रासदियां शामिल हैं। सवाल यह है कि क्या कोई नेता अपने लोगों को बचाते हुए खुद को बचाए रख सकता है? और ये कहानी जाते जाते हमारे लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है।
अलग अलग संदर्भों में, हमारी अपनी जिंदगी में मालिक होने का क्या मतलब हो सकता है? क्या ये हमेशा सत्ता से ही जुड़ा है या फिर ये सेवा और जिम्मेदारी से ज्यादा जुड़ा है? सोचने वाली बात है। और जब हमें लगे कि व्यवस्था ही हमारे खिलाफ है, तो उसके सामने खड़े होने की असली कीमत क्या होती है? और क्या हम सब वो कीमत तो चुकाने को तैयार है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हम सब सोच सकते हैं।